व्हाट इज द ओनली थिंग रिक्वायर्ड इज कंसिस्टेंसी। आप लगे रहो, आप गधे की तरह लगे रहो इसमें, कभी ना कभी होगा। इस साल नहीं होगा, अगले साल होगा, अगले साल नहीं होगा, अगले साल होगा। जिस मोमेंट पे आपने गिव अप कर दिया ना, तो उस मोमेंट पे नहीं करना है, ठीक है। कई आपने स्टोरी सुनी होगी कि 5-5 अटेम्प्ट में लोगों का प्री क्लियर नहीं हुआ, लेकिन जिस साल प्री क्लियर हुआ उस साल ही उनका फाइनलिस्ट में नाम आया। इसका मतलब ये नहीं कि आप पढ़ नहीं रहे हो और फालतू टाइम वेस्ट कर रहे हो, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आप तैयारी कर रहे हो विद द जेन्युइन मतलब अच्छे से एफर्ट मार के तैयारी कर रहे हो और आपका नहीं हो पा रहा है, किसी कारणवश नहीं हो पा रहा है, आपने सब कुछ आइडेंटिफाई कर लिया कि यार किस्मत थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो रही है, तो आप लगे रहो, आपका एक ना एक बार डेफिनेटली होगा। इस बार प्री और अगली बार हो जाएगा। तो कंसिस्टेंसी एंड परसिस्टेंसी इज द ओनली थिंग दैट इज रिक्वायर्ड इन दिस एग्जामिनेशन। पेशेंस अगर आपके पास में है तो पेशेंस और कंसिस्टेंसी ही चाहिए इस एग्जाम में। आपको बहुत ज़्यादा IQ नहीं चाहिए, आपको बहुत सुपर इंटेलिजेंट हो, आप एक बहुत ही एवरेज स्टूडेंट हो जिसका भले ही कहीं भी आपने एक्सेल नहीं करा, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपके अंदर ये पेशेंस है तो आप कर सकते हैं। एक और फेमस लाइन है, आई थिंक इसकी है, मैं भूल गया जो इसके स्पीकर है, कि ही हु हैज पेशेंस कैन हैव व्हाट ही वांट। जिसके पास पेशेंस से धैर्य होगा वो लाइफ में कुछ भी हासिल कर सकता है। यूपीएससी की बात नहीं, किसी भी फील्ड में कुछ भी हासिल कर सकता है। तो आप बस पेशेंस है तो आप फिर हो जाओगे। तो थर्ड अटेम्प्ट जब मैंने दिया तो फिर भगवान की दया से 148 रैंक आ गई। और इंटरव्यू के रिजल्ट से पहले किसी को नहीं पता रहता कि उसका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, ठीक है। कई लोग बोलते हैं कि हमें तो पहले से ही पता था हमारा हो जाएगा, किसी को कुछ नहीं पता रहता। तो किसी की बात पे इतना आँख बंद करके विश्वास नहीं करना है कि उसने ये बोला तो ये सब चीज़ें हैं। क्योंकि मैं यहाँ जब भी बोल पा रहा हूँ जब मुझे सफलता मिली है, अगर नहीं मिली होती तो मैं कुछ नहीं कर पाता, ठीक है। तो होता है ना कि आपकी संघर्ष की कहानी तभी सुनी जाती है जब उसका शीर्षक सफलता हो। तो अगर आप सफल नहीं होंगे तो फिर नहीं। और सफलता भी कई चीज़ में लक भी होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। ऐसा नहीं होता कि बड़ों का आशीर्वाद भी होता है, कहीं ना कहीं से आप कुछ अच्छे काम भी होंगे उससे भी हो जाता है। खाली मेहनत से भी सफलता नहीं मिलती है, ठीक है। तो और आपकी वजह से नहीं, आपके पीछे बहुत लोगों के एफर्ट्स होते हैं। अगर आप यहाँ पर हो, आप कुछ बन जाओ लाइफ में, तो आपके माँ बाप या किसी ने भी आपको कुछ ना कुछ सपोर्ट किया होगा, दोस्तों ने कहीं ना कहीं से, तो हमेशा आपको एक ग्रेटिट्यूड वाली फीलिंग रखनी चाहिए कि ऐसा नहीं कि भाई मैं ही बन गया हूँ। ऐसा बात नहीं है। किसी दिन अगर आपकी किस्मत खराब होती, एक आध नंबर ऊपर नीचे हो जाता और आप भाग जाओ। जिसका नहीं हुआ और जिसका हुआ है उसमें केवल 4-5 नंबर का अंतर होता है। अगर आप जनरल कैटेगरी में देखोगे तो टोटल गेम ही 40 नंबर का होता है। 40 नंबर आपके ज़्यादा है तो आप IAS हो, और नहीं कम है तो आप बाहर हो, ठीक है। तो 30-40 नंबर का गेम है तो वो कभी भी ऊपर नीचे हो सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो थर्ड अटेम्प्ट में फिर सक्सेस मिली। तो मतलब हमेशा आपको कंसिस्टेंट ही रहना है यूपीएससी वाले एग्जाम में, एंड आपके अंदर से वो चीज़ आनी चाहिए कि आपको करना है नहीं करना। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ये मिली, ये एग्ज़ाम ऐसा है कि बाय फोर्स आप नहीं कर सकते इसको। तो अगर आप सोच रहे हो कि कोई बोल दे और आप कर लो तो वो नहीं, आपके अंदर से इंटरेस्ट होगा तो आप डेफिनेटली इसको परस्यू करिए, एंड इट इज़ अ वेरी गुड फील्ड। अगर आप सफल नहीं भी होते तो भी इट विल टीच यू सो मेनी थिंग्स। लेकिन इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूँ कि अगर आप अच्छे से तैयारी कर रहे हो तो एक बार नहीं होगा, 2 बार नहीं होगा, 3 बार नहीं होगा, लेकिन हो जाएगा। आई कैन नॉट अश्योर यू कि आपकी क्या रैंक आएगी, आपको क्या सर्विस मिलेगा, आपको क्या कार्डर मिलेगा। वो गेम एंडलेस रहता है, जैसे कोई कुछ नहीं है लाइफ में, ठीक है। क्यों नहीं है? क्यों लोग IAS भी बन गए, उनको कार्डर नहीं मिला, कार्डर भी मिल गया उनको वो पोस्टिंग नहीं मिली, पोस्टिंग मिल गई तो उनको वो नहीं मिला। तो आप ये जो होता है ना कि ये चीज़ें नहीं मिली, ये तो लाइफ में हमेशा चलता रहता है। तो कंटेंटमेंट आपके पास जब भी रहेगा, तो आप मतलब ये नहीं कि अभी से कंटेंटेड हो जाए, अभी से कुछ नहीं करना। तो थोड़ा एम्बिशियस भी होना है आपको, पढ़ाई भी करनी है, एंड अपनी तरफ से बेस्ट पुट इन करना है, एंड डेफिनेटली हो जाएगा, राइट। तो मैंने बहुत बोल दिया। आप किसी को डाउट है तो साइमल्टेनियसली वो बता दीजिए, डाउट नहीं है। Sir, in your opinion, what is the right time for preparation of UPSC? What is the right time? देखिए राइट टाइम अगेन वेरी करता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड सर्कमस्टेंसेस। फॉर एग्जांपल कई लोग प्रिपेयर करते हैं आफ्टर कुछ जॉब करने के बाद, क्योंकि उनके घर के सर्कमस्टेंसेस अलाउ नहीं करते कि भाई अभी से प्रिपेयर करें। तो कई लोग तैयारी के साथ भी करते हैं, ठीक है। तो राइट टाइम अगर आप इंजीनियरिंग के साथ करना चाहते हो तो फाइनल ईयर के टाइम से ही है। ऐसा नहीं कि आप 9वीं क्लास से स्टार्ट कर दी तो सैचुरेशन आ जाता है बहुत जल्दी, और सैचुरेशन आ जाता है तो पढ़ाई नहीं हो पाती। तो इंजीनियरिंग के साथ अगर आपको करना है तो फाइनल ईयर से स्टार्ट करिए। और अगर आपको और भी करना है तो जस्ट देखो यूपीएससी का सिलेबस क्या है, NCERT, GS प्लस करंट अफेयर्स। अगर आपने इतना भी कर लिया तो आपका 70 to 80% हो गया, ठीक है। तो GS में आपको यूपीएससी का सिलेबस ये है 6 to 12 की NCERT। तो यूपीएससी किसी कोचिंग को स्पॉन्सर नहीं करता। यूपीएससी चाहता है कि कोई भी इंसान है जो किसी भी बैकग्राउंड से आ रहा है वो क्लियर कर देगा।
तो अगेन सिलेबस एनसीईआरटी आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई है 6 to 12 तक की। अगर आप वो रिवाइज करिए यू विल हैव अ गुड नॉलेज अबाउट योर कंट्री। दूसरी चीज़ आप करंट अफेयर्स को पढ़ते रहिए। अगर आपको मन है सुबह अखबार पढ़ लीजिए आधा घंटा, तो आप इतना भी करो तो आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करते हो। अलग से करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फाइनल ईयर में आप अगर आप आओ तो आप एक ऑप्शनल अपना चूज़ कर लीजिए और उसके हिसाब से तैयारी करिए। उससे पहले आप बेसिकली जनरल अवेयर रहिए कि सराउंडिंग में क्या क्या हो रहा है। एंड अगर आप इतना भी अवेयर हो तो कोई दिक्कत मिलेगा। देयर आर मेनी पीपल जो प्राइवेट सेक्टर में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, एंड आई विल से कि वो यूपीएससी में जो हमसे ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं खुद के लिए और सबके लिए, क्योंकि वहाँ क्वालिटी लाइफ भी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, उनके पास खुद के पास सेटिस्फेक्शन इनकम अच्छा काम कर रहे हैं। तो अगर आपको लगता है कि आप 1-2 साल जॉब कर लीजिए तो डेफिनेटली करके देख लेनी चाहिए। अगर आपका मन नहीं लगा तो छोड़ के आ जाना, तो आपके पास और स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन होगा यूपीएससी क्लियर करने का। जब 9 to 5 जॉब से बोर हो जाते हैं ना लोग, तो 3 ऑप्शंस होते हैं, एक यूपीएससी, दूसरा स्टार्टअप, तीसरा एमबीए। तो एक बिल्कुल क्लियर डिफाइंड गोल होते हैं कि यार 9 to 5 से बोर हो गया, अब ये करना है। तो पहले जॉब करके देख लीजिए, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। देन यू विल हैव अ बिगर मोटिवेशन। और जो लोग वर्किंग होते हैं ना, दे आर यूजुअली मोर एफिशिएंट देन लोग खाली तैयारी कर रहे होते हैं, क्योंकि उनके पास मान लो दिन में 2 घंटे भी होते हैं, तो 2 घंटे को इतने अच्छे से यूज़ कर लेंगे जो इंसान 10 घंटे में भी यूज़ नहीं कर पाएगा। ऑल डिपेंड्स ऑन, आपको घंटे नहीं देखने हैं, इसके आपको 10-12 घंटे पढ़ने हैं। विद टाइम नंबर ऑफ आवर्स विल इंक्रीज। जैसे मेंस आ रहा है तो घंटे अपने आप बढ़ते जाएंगे, क्योंकि वो रिक्वायरमेंट है। अगर आप दिन के 2-3 घंटे भी अच्छे से पढ़ रहे हो ना, ठीक है, लोग 10 घंटे बैठते हैं लेकिन उसमें से 2-3 घंटे पढ़ते हैं, कभी फ़ोन चला रहे हैं, कभी सो गए, कभी कुछ कर रहे हैं। तो दिन भर 4 घंटे भी आप ढंग से पढ़ रहे हो तो इट इज मोर देन इनफ फॉर यू टू क्लियर द एग्जामिनेशन। कोई दिक्कत सी मेरा ऑप्शनल, अगेन बहुत से क्वेश्चन है, मेरा ऑप्शनल था जियोलॉजी। ठीक है, इट इज जियोलॉजी का नाम सुना होगा आपने? यस सर। ठीक है, तो जियोलॉजी इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द कन्वेंशनल ऑप्शनल्स। जो कन्वेंशनल ऑप्शनल्स होते हैं उनसे बिल्कुल अलग है, और इंजीनियरिंग से भी कुछ लेना देना नहीं है। तो रीजन चूज करने का प्राइमरीली बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट। तो 3rd year ऑफ इंजीनियरिंग आई वाज डूइंग द प्रोजेक्ट ऑन एक्सप्लोरेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स इन राजस्थान। वो एनजीसी के साथ मैं प्रोजेक्ट कर रहा था, तो उसमें मुझे पता चला कि हाइड्रोकार्बन सेटिंग्स में क्या क्या रॉक्स होती हैं, कौन से जो पत्थर उनमें तेल पाया जाता है, सेडिमेंट्री क्या क्या होती है। तो मेरा इंटरेस्ट जगा और मैं वहीं से पढ़ने लगा। ठीक है, तो उसकी ना कोई कोचिंग है, स्टैंडर्ड बुक से आपको पढ़ना पड़ता है। तो कोई भी ऑप्शनल आसान या डिफिकल्ट नहीं होता है। अगर आपका इंटरेस्ट है, अगर आप उसमें मेहनत करोगे तो हो जाता है। तो हमारे अंदर क्या होता है कि हम ऐसे चूज करते हैं कि भाई फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल लेता हूँ, ज्योग्राफी ऑप्शन है। ज्योग्राफी में मान लो 100 लोग सफल हो गए, तो हम देखेंगे भाई 100 लोग ज्योग्राफी से निकाल रहे हैं, ज्योग्राफी चूज करेंगे। लेकिन ये हमेशा रेशियो देखना चाहिए कि 100 लोग तो सफल हुए हैं लेकिन 1000 लोग बैठे हैं उस एग्जामिनेशन में, तो कितने हुए? 10% लोग ही एक्चुअल में सक्सेसफुल हुए हैं। और फॉर एग्जांपल जियोलॉजी में से 3 लोग बैठे हैं, ज़्यादा नहीं बैठते, 10 से कम ही बैठते हैं, उसमें से एक भी सक्सेसफुल हो गया, तो 33% रेशियो है। ठीक है, तो हमेशा रेशियो के साथ में जज करिए, नहीं कि कितने लोग एग्जाम में बैठ रहे हैं। कई लिटरेचर ऑप्शंस भी हैं, जैसे 2016 में नंदिनी के आर मैम की, उनकी फर्स्ट रैंक आई थी 16 या 15 कभी भी, तो उनका लिटरेचर ऑप्शनल था, कन्नड़ा लिटरेचर। किसी ने ना सुना था, ना सोचा था, ना समझा था, और उन्होंने उस ऑप्शनल से फर्स्ट रैंक ले ली। तो अब कोई भी ऑप्शनल ईजी या डिफिकल्ट नहीं होता, आपका इंटरेस्ट अगर होगा तो आप किसी को भी ले सकते हो, एंड सबकी स्केलिंग हो जाती है ना। यूपीएससी इस चीज़ में ऑप्शनल में स्केलिंग हो जाती है, वो फॉर्मूला अलग है ये कैसे होती है। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर ज़्यादा स्टूडेंट हैं और उसके मार्क्स ही ज़्यादा हैं, जैसे मैथमेटिक्स में एक टाइम पे बहुत हाई मार्क्स आते थे, क्योंकि उसमें या तो सही होगा या गलत होगा, और जो ह्यूमैनिटीज़ वाले सब्जेक्ट हैं उसमें कम ही होंगे, क्योंकि एक आप हिस्ट्री का आंसर लिख रहे हो फॉर एग्जाम्पल, तो उसमें एक एवरेज मार्क्स है। तो वो क्या करते हैं कि उसको स्केल करके थोड़ा सा कम कर देते हैं, और जो जिसका एवरेज स्कोर कम है उसको थोड़ा सा इंप्रूव कर देते हैं। तो मोर ओवर सब ऑप्शनल ईजी या डिफिकल्ट है, आपका इंटरेस्ट होगा तो आप उसको पढ़ लोगे, ये सब चीज़ें। ठीक है, आपके इंटरेस्ट के बेस पर आप पढ़ सकते हैं। मेरी स्ट्रेटेजी सो स्टार्टिंग सी स्ट्रेटेजी अगेन मैं बोलूँगा कि रिजिड नहीं होनी चाहिए। व्हाट डू मीन बाय, अगर आप पॉलिसी प्लानिंग कभी आप पढ़ोगे, एमबीए में भी जाओगे रीजन नहीं होती। एक फ्लेक्सिबल होनी चाहिए आपकी, कि आपको गोल सेट करने हैं। अगेन डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। आपको हफ्ते का गोल सेट करना है कि मैं इस हफ्ते में मान लो 4 चैप्टर कर लूँगा ऑन एवरेज, 4 या 5। आपको महीने का गोल सेट करना है कि इसमें महीने में 1 सब्जेक्ट कर लूँगा और 2 महीने में मैं तक लूँगा, तो उसके हिसाब से आपको पढ़ेगा नहीं। किसी दिन ज़्यादा भी हो जाएगी, किसी दिन कम भी हो जाएगी। और ऑलवेज 2 या 3 सब्जेक्ट साथ में लेके चलिए, ताकि अगर आप बोर हो जाओ तो एक से दूसरे में स्विच कर लो, दूसरे से तीसरे में। तो इट डिपेंड्स ऑन ये पूछना चाहते हैं आप सर। अकॉर्डिंग टू वेटेज आपने सर एनालाइज किया होगा ना कि इसका वेटेज इतना है। सी अगेन वेटेज के हिसाब से अगर आप देखोगे प्री में, तो फॉरेस्ट सर्विसेज और इसका कॉमन ऑप्शन कॉमन पेपर होता है। तो एनवायरनमेंट का वेटेज अगेन वन ऑफ द हाईएस्ट। तो एनवायरनमेंट, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये सारी चीज़ें, मॉडर्न हिस्ट्री, ये सारी चीज़ें कवर कर जाती हैं मोस्ट ऑफ द सिलेबस। ठीक है,
सबसे कम रेशियो रहता है एशियंट और मिडाइवल हिस्ट्री का, तो उसका कॉस्ट टू बेनिफिट रेशियो इतना अच्छा नहीं रहता। मान लो 4-5 सवाल आएंगे, 4-5 सवाल अगर आसान आ गए तो हर कोई कर देगा उससे, लेकिन अगर डिफिकल्ट आ गए तो आप कहीं से भी बढ़ के चले जाओ, वो नहीं होंगे। तो उसमें क्या करना होता है, आपको जो स्टैंडर्ड सोर्सेज है ना वो कवर कर लो, NCERTs कर लो या 1-2 किताबें वो पढ़ लो, कि मान लो 4 में से अगर मान लो 2-3 सवाल भी ईजी आ गए तो आप सब करके आ जाओगे, सभी करके आ जाएंगे उसमें, ठीक है। तो हिस्ट्री में रेशियो कम रहता है, बाकी